वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 4 जून को नतीजे आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के, मगर उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले चुनाव हो या चुनाव के बाद की बात हो, राजनीति चालू रहती है। आज अखिलेश यादव आए और उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के धांधली के आरोप लगाए और तमाम पुराने मुद्दे गिनाए। साथ ही कल होने वाले जो काउंटिंग है उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क किया। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का एक एग्जिट पोल भी खूब चर्चा में है और कहा तो ये भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक थी उसमें अखिलेश यादव ने एक नंबर भी कोट किया है। तो क्या ये नंबर है, एग्जिट पोल में क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा कल जो काउंटिंग हो रही है उसको लेकर विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं। इसी बीच नरेश उत्तम पटेल का ये बयान आ जाना कि लाठी डंडे तैयार रखें हमारे कार्यकर्ता, उस पर क्या रुख है पार्टी का, ये जानने का प्रयास करेंगे। और सभी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे लखनऊ से हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आप वापस लखनऊ और हम वापस नोएडा ऑफिस आ गए हैं और फ्रेम वही पुराना है और उत्तर प्रदेश बिल्कुल, की बिल्कुल। बातों को बतियाना है। और राजनीति तो जानते ही आप, उत्तर प्रदेश में लगातार चलती रहती है। अखिलेश यादव आज आए, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप थे भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने अखिलेश यादव से बाद में अकेले में बात भी की है, तो क्या कुछ बातचीत हुई, पहले तो ये बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नजारा रहा। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, मतलब आप अगर देखे होंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमतौर पे वो बैठे रहते हैं, उनके अगल बगल में पार्टी के 2-4 नेता और भी रहते हैं, सवाल जवाब होता है। आज वो डैश पर आए और लिखा हुआ जो बाद में सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी की तरफ से डाल दिया गया है, वो ही उन्होंने एक तरीके से पढ़ दिया। तो ऐसा लगा कि अखिलेश यादव के मन में बहुत कुछ है जो जानना चाहिए हमें। तो हमने कहा और मैसेज भिजवाया कि भाई मिलना है। तो करीब आधे घंटे बाद गए और फिर मुलाकात का सिलसिला इतना लंबा चला कि 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। इस दौरान कुछ और जी नेता भी आते जाते रहे, बातचीत होती रही। और सबसे खास फोकस जो पार्टी का है, जब मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो अभी भी मीटिंग में है। और जहां जहां पे काउंटिंग होना है और जहां पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और यही नहीं, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उनके उम्मीदवारों से भी बात करके कि कैसे क्या करना है। और बिल्कुल काउंटिंग सेंटर छोड़ना नहीं है। एक एक काउंटिंग सेंटर पर समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सेल, जो उनके लॉयर्स होते हैं, वो भी वहां तैनात रहेंगे, जो लीगल हेल्प मदद करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ी होती है, आशंका होती है, तो वो जी वहां पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। पंकज जी, एक और जानकारी मैं आपसे चाहूँगा, जो एग्जिट पोल की बात हो रही है बहुत ज़्यादा, कि समाजवादी पार्टी का खुद का एग्जिट पोल है और उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में एक नंबर भी कोट किया, बताया जा रहा है वो नंबर शायद 40 सीटों का है। एक हमको हमारे जानकार साथी हैं, उन्होंने बताया कि उनका एग्जिट पोल है जिसमें 27 सीटें बताई जा रही हैं गठबंधन की। तो क्या है इस जो समाजवादी पार्टी के एग्जिट पोल है उसकी हकीकत क्या है? देखिए, अखिलेश यादव जो आज बड़े मूड में थे। जो इतनी लंबी चौड़ी बात हुई है, तो वो तो शुरू में ये कहने से हिचकिचा रहे थे कि कितनी सीट है, क्या है, हम बताएंगे नहीं। उनका ज्यादा जोर इस बात पर बताने पर था कि इस बार हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ेगा। खास तौर से कुछ खास बिरादरियों के वोट में जो डिवीजन हुआ है उसका वो जिक्र कर रहे थे। उससे पहले एक चीज आपको साझा करना चाहेंगे, एक इंटरेस्टिंग बात। उन्होंने कहा जी कि आज सवेरे करीब 8:30 बजे के समय उनके एक मित्र हैं, उन्होंने एक उन्हें गाना भेजा। वो गाना है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की कहानी है सारी। तो उन्होंने कहा कि मुझे देखा हो, और फिर मैंने गाने को पूरा सुना। तो मुझे मन हुआ कि भाई ये मुझे क्यों भेज रहे हैं। तो उन्होंने अपने उस मित्र को फोन किया कि भाई ये गाना मुझे क्यों भेज रहे हैं, ये तो बीजेपी वाले को भेजना था ना, मेरे लिए कोई ये रात भारी नहीं है। बचाना उनको है, उनको ये जी भेज रहे होते। तो उन्होंने, उनके मित्र ने कहा भी कि ऐसा है भाई साहब कि मैं भेज तो रहा था उन्हीं लोगों को, फिर मुझे लगा आपको भी भेज दे। फिर वो बहुत मुस्कुराए और कहे कि भाई बीजेपी कैंप में क्या हाल है, आप लोग तो वहां भी घूम के आए होंगे, जरा बताइए। ये बात सच भी है कि बीजेपी के लोगों को भी कुछ एग्जिट पोल में जो 70, 72, 74 कहा जा रहा है यूपी की 80, तो उनको भी यकीन नहीं हो रहा है। मैंने देखा वहां पर कि चूंकि वो कई जगहों पर चुनाव प्रचार में गए थे और क्या क्या वहां पे उन्होंने देखा है, किस वोटर, किस नेता को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, फिर कैसे समीकरण बदले, उन सब सारी चीजों का वो ब्यौरा दिया। बहुत सारे वहां लोग बैठे हुए थे। अब जो हम बात कर रहे हैं, और उस बात में हम व्यर्थ में इधर उधर घुमाए ना, सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। मैंने पूछा कि भाई इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई थी, आप लोग गए थे, तो सबके हाथ में कागज था।
तो लोग यही मानकर चल रहे हैं कि वहां पे आप सब ने अपने अपने नंबर बताए थे क्या उसमें, कि फलाने में तेजस्वी यादव ने कहा फलाने सीट मैं जीत रहा हूँ, आपने कहा फलाने सीट मैं जीत रहा हूँ, राहुल गांधी ने कहा होगा कि फलाने सीट हम जीत रहेंगे। ऐसे ही जो दूसरे पार्टियों के वहां पे जो जो लोग मौजूद थे, तो बोला नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था। चुनाव आयोग से जो इंडिया गठबंधन शिकायत करने वाली थी, उसमें क्या क्या पॉइंट थे, उन पॉइंट के बारे में वहां लिखा हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि सभी ने अपने अपने आंकड़े, मतलब नंबर्स, यानी उनका अपना एग्जिट पोल सबने बताया। तो मैंने कहा जा रहा है कि आपने भाई 40 का दिया है वहां पे कि आपको 40 सीटें आ रही हैं, तो बोले कि हाँ ऐसा मैंने कहा। तो मैंने कहा जरा बताइए भी भाई। तो जब अंदर बैठे थे तो कुछ लोगों को उन्होंने इंडिकेट किया कि भाई थोड़ा सा आप लोग हिल डुल जाइए, तो वो लोग चले गए। फिर चर्चा शुरू हुई। हम बताना चाहेंगे आपसे, साझा भी करना चाहेंगे, बड़े ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कह सकते, बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे थे अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मुझे लगा नहीं, एक बात बार बार वो जिक्र कर रहे थे कि हम नहीं लड़ रहे थे, जनता लड़ा रही थी हमें चुनाव। ये बार बार उन्होंने जिक्र किया कि हमें तो लग ही नहीं रहा था, हमारे पास न इतने संसाधन थे बीजेपी जैसा, न ताकत है, न हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, न हम लगातार चुनाव हारते रहे हैं। एक बार हारा हुआ प्रयोग को हम फिर से आजमा रहे थे, और उसमें भी जिस तरीके से गठबंधन हुआ था। लेकिन जनता लड़ाने लगी, हम लड़ लिए, और हम यहाँ पहुंचा है जहां हम कह रहे हैं कि 80 में से 40 सीटें जीतने का हमारा अपना दावा है। और मुझे लग रहा है कि अगर कोई करिश्मा, और उसमें करिश्मा की बात वो कह रहे थे कि ये चुनाव आयोग का जो खेल है, अगर ये नहीं हुआ तो 40 सीटें जीत सकते हैं। और इसीलिए हम आते हैं सीधे सीधे उस पॉइंट पर। देखिए, उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई, और जब 40 सीट की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है, उनके जो जोड़ीदार हैं, साझीदार हैं इंडिया गठबंधन के, वो भी इसमें शामिल है, यानी कांग्रेस पार्टी भी। उन्होंने 26 लोकसभा सीटों की कैटेगरी 1 बनाई है। यानी ये वो सीटें हैं, आप अगर, सौरभ जी आप भी यूपी में बहुत जगहों पे घूमे होंगे, एक बार एक नया टर्म आया है इस बार कि सीट बड़ी फंसी हुई है, चुनाव फंस गया है। याद करिए 2022 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव, ये टर्म हम नहीं सुन पा रहे थे। फंस गई है, चुनाव फंस गया, सीट फंस गई। अरे ये है मामला क्या? मतलब सीट ऐसी फंसी है कि पता नहीं चल पा रहा है। कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि या इंडिया गठबंधन जीतेगी या फिर एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी है। तो मैंने कहा बताइए क्या है भाई कहानी पूरी। तो उन्होंने कहा कि 26 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां हम चुनाव हर हाल में जीत रहे हैं। 5 सीटें उन्होंने कांग्रेस के खाते में डाली, यानी 26 + 5 31, और 9 सीटें ऐसी उन्होंने बताई कि वो फंसी हुई है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इसीलिए फंसे होने का हमने कहा कि इस पर भी बात कर ले, क्यों बहुत क्लोज कंटेस्ट है। अगर 10,000 20,000 से कोई भी जीत सकता है, लेकिन उनको लगता है, अखिलेश यादव को लगता है और इंडिया गठबंधन को लगता है कि उन लोकसभा सीटों पर एज एनडीए का नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, और एक जगह पे आप जानते हैं भदोही में टीएमसी भी लड़ रही है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है। तो उनका ये कहना है कि इस तरीके से हमने 40 को कैटेगराइज किया है। उसमें कुछ ऐसी ऐसी सीटें हैं सौरभ जी, कि मतलब अब हैरान करने वाली हैं। हालांकि जब हम उस ग्राउंड पर गए थे तो हमें ये पता चला कि मुकाबला इस बार वाकई आसान है। मतलब वैसी लोकसभा सीटें जैसे गाजियाबाद। पंकज जी सीटें बता रही, नाम भी बता दीजिए, बड़ी उत्सुकता हो रही है, मुझे हो रही तो हमारे दर्शकों को भी हो रही होगी। देखिए, एक सीट जो सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे वो है फैजाबाद की सीट। मतलब राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए 90 के दशक से लेकर अब तक, और अब जब खास तौर से राम मंदिर की बात और राम मंदिर बनवाने की बात और उसका क्रेडिट लेने, चुनाव में हर छोटा बड़ा नेता बीजेपी ने, एनडीए के हर छोटे बड़े नेता ने मंच से की, और उसका जो एक सिंबोलिज्म है प्रतीकात्मक रूप से, फैजाबाद की सीट जिसको अयोध्या आप कहिए, वहां से अगर उनका दावा है कि वहां हम हार रहे हैं, एक बात तो तय है कि वहां का सामाजिक समीकरण ऐसा है जहां ये हो सकता है। और एक बहुत बहुत बड़ा प्रयोग किया है सौरभ जी उन्होंने, कि ये सामान्य सीट है, और सामान्य सीट पर उन्होंने दलित बिरादरी के अपने पुराने मजे मजाए नेता, जो 8 बार के विधायक रहे, अवधेश प्रसाद को, हाँ। और वहां जब हम गए थे चुनाव के दौरान, तो एक नारा भी हमने सुना था। ये मतलब इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे थे कि अब की बार न अयोध्या न काशी, अब की बार अवधेश पासी। पासी मतलब पासी दलितों की बिरादरी है जो उस इलाके में बड़े प्रभावी हैं और निर्णायक हैं कई लोकसभा सीटों पर। वो जीत हार का फैसला उनके वोट के हिसाब से कई बार होता रहा है। बिल्कुल। तो फैजाबाद की सीट उन्होंने की अखिलेश यादव ने। तो मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है वहां पर? तो उन्होंने फिर कहा कि वहां जो 5 विधानसभा सीटें हैं, उसमें उन्होंने कहा कि 4 विधानसभा सीटें वहां बीजेपी हार रही है
और पांचवी जो शहर की सीट है, अयोध्या की सीट, वहां पर भी मार्जिनल उनको बढ़त मिल सकती है। यानी लल्लू सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन इतना मार्जिनल बढ़त होगा कि 4 विधानसभा सीटों पर जितनी बढ़त मिल जाएगी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को, कि वो उसको पार नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए लल्लू सिंह जो वहां से सांसद भी रहे, वो चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने दावे के साथ कहा कि हार सकते नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव हार रहे हैं। और यहीं से उन्होंने कहा कि यहीं से हिंदुस्तान की राजनीति एक नई दशा और दिशा लेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ, उन्होंने कह रहे हैं कि ऐसा हो ही रहा, ऐसा हो रहा है। तो याद करिए वो 92 का दशक, जब वो विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था और पहली बार कांशी राम और मुलायम सिंह यादव एक साथ जुड़े थे, और कल्याण सिंह बीजेपी के बड़े नेता होते थे, पिछड़े नेता, लेकिन सरकार तब बीजेपी की नहीं बनी थी। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो उन्होंने कहा कि तब एक नई राजनीति आएगी, और उनको लगता है कि यहीं से मायावती की राजनीति भी नीचे जाएगी, और जो जाटा बिरादरी के लोग हैं समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने वाला है, ये सीट जीते। नहीं, उनका दावा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी अपनी समझ है, उनकी पार्टी के लोगों का फीडबैक है जो मतदान के समय हुआ था। तो सबसे हैरान करने वाली ये सीट थी। एक जो आपने प्रयोग की बात की कि जनरल सीट पे दलित प्रत्याशी उतारना, यही प्रयोग मेरठ में भी किया। 2 ही सीटें मुझे लगता है ऐसी हैं, एक तो फैजाबाद अयोध्या हो गई, दूसरी मेरठ हो गई। क्या मेरठ को लेकर कुछ बातचीत हुई? यही प्रयोग वहां भी हुआ? हाँ, ये प्रयोग हुआ। और सबसे दिलचस्प बात यह है सौरभ जी की जिनका टिकट कटा था पहले, जिनको मिला था, उससे पहले अतुल प्रधान जो अखिलेश यादव की टीम के मतलब कोर मेंबर में से माने जाते हैं, यूथ के जमाने से ही, अभी भी वो यूथ ही हैं, वो भी वहां बैठे हुए थे। और उनके सामने उन्होंने कहा कि मेरठ की सीट बहुत अच्छी, हम लड़े, हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जो 26 लोकसभा की सीटें हमको दी गई है ना, जो बताई गई हैं अखिलेश यादव के लोगों की तरफ से कि ये सीट हम जीत रहे हैं, उसमें मेरठ नहीं है सौरभ भाई। उसमें वो जो 9 सीटें फंसी हुई है ना, उसमें मेरठ है। जो वहां से योगेश वर्मा की पत्नी, जो एक प्रयोग इन्होंने किया कि एससी समाज के उनकी पत्नी चुनाव लड़े, सुनीता वर्मा जी, तो जीतने वाली लिस्ट में से मुझे मेरठ नहीं दिख रहा। मैंने दोबारा क्रॉस चेक कर लिया, इसलिए चश्मा लगा के बैठा हूं, नजदीक से थोड़ा कम दिखता है। तो उसमें मेरठ की सीट वो 26 में से नहीं है, बल्कि वो 9 फंसी हुई वालों में से जहां जीत सकती है समाजवादी पार्टी, उसमें उसका नाम। जो 9 फंसी हुई सीटें कम से कम वो तो बता ही दीजिए पंकज जी। अब उसको रहने दीजिए। मैं मतलब एक मैंने बताया, मैं जो 26 सीटों जिसका जिक्र कर रहे थे उसमें से मैं एक आध की चर्चा करूंगा। अपना दल को 2 सीटें मिली थी सौरभ जी। मिर्जापुर से खुद अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं और रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट है। और यहाँ से उन्होंने पहले जो सांसद थे पखौड़ी लाल कोल, मतलब अपना दल के जो सांसद थे, उनकी बहू को टिकट दे दिया वहां पे। और इन्होंने दूसरी बिरादरी, खरवार बिरादरी को टिकट दे दिया यहाँ से समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रॉबर्ट्सगंज सीट इस बार हम जीत रहे हैं और ठीक ठाक वोटों से जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक राजा भैया के फैक्टर का जिक्र करना चाहूंगा। राजा भैया और अखिलेश यादव में मतलब जुड़ाव तो नहीं हो पाया, न दिल मिले, न मन मिले, न हाथ मिला, अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल हुआ, वो भी अल्पावधि के लिए, फॉर ए ब्रीफ पीरियड, जिसमें वहां जाकर के प्रतापगढ़ जाकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। नाम भी नहीं लिया, जिस कुंडा में उन्होंने कुंडी लगाने की बात कही थी। तो वो जो 29 सीटें हैं, 26 सीटें हम आप करिएगा, उसमें प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, जो अमित शाह से मुलाकात हुई थी राजा भैया की, तो वो यही चाहते थे कि कौशाम्बी से किसी भी सूरत में विनोद सोनकर बीजेपी के उम्मीदवार को टिकट ना मिले, किसी और को मिल जाए। ये बात मानी नहीं गई। फिर राजा भैया के समर्थक जो हैं वो इनके साथ खड़े हो गए। तो अखिलेश यादव की लिस्ट में कौशाम्बी बीजेपी हार रही है, विनोद सोनकर वहां से है, और प्रतापगढ़ से जो संगम लाल गुप्ता है वो भी हारे। वहां से पटेल बिरादरी को उन्होंने एसपी सिंह को टिकट दिया था, जिनका स्कूलों का चेन है लखनऊ में, और बहुत 6-7 महीने से ही वहां वो तैयारी कर रहे थे। तो उनकी लिस्ट में ये दोनों नाम है। एक और नाम जो जिक्र करना चाहूंगा वो है चंदौली का, जहां से मोदी सरकार में मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। हाँ, यहाँ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे, उनको टिकट मिला। तो अखिलेश यादव का दावा है कि चंदौली सीट पर इस बार बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। मुरादाबाद, घोसी तो आप जानते ही हैं, जहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद राजभर, और अपने ही सिंबल पे लड़। हाँ, और वहां से राजीव राय को उन्होंने टिकट दिया, जिसके बाद में नारद राय को भी बलिया से छोड़ना पड़ा। खुद अमित शाह वहां पे कई दिनों तक कैंप किए बनारस में। लेकिन उनका मानना है कि घोसी सीट भी हम जीत रहे। और तो और छोड़िए, अखिलेश यादव की जो 26 सीटें जीतने वालों की लिस्ट में, उसमें बलिया भी है।
जहां से पूर्व अच्छा। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, जो कभी समाजवादी पार्टी में रहे, 3 बार वहां से लोकसभा के सांसद भी रहे, वो भी उनका दावा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, और सनातन पांडे जो है वहां से समाजवादी पार्टी के, वो चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव का मानना है। कुछ उन्होंने प्रयोग भी किए जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, उधर जो यादव लैंड था, एटा, फर्रुखाबाद, जी। कन्नौज, मैनपुरी में, कि एटा में देवेश शाक्य, उन्होंने शाक्यों को ठीक ठाक वोट दिया। अब मजबूरी में बाद में ना, आपको याद होगा कि दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया गया, आप याद करिए, वहां बदायूं से से। बदायूं से, और हाँ, संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी का। जी। तो कह रहे हैं कि एटा के नतीजे, मतलब कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह चुनाव इस बार हार रहे हैं, ऐसा दावा अखिलेश यादव का है कि एटा से देवेश शाक्य जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। उनका कहना है कि वहां पर पूरी जाति गोलबंदी हुई। उन्होंने 5-6 बिरादरियों का नाम लिया, जैसे कुर्मी, पटेल, मौर्य, इसके अलावा कुशवाहा, पाल जो अति पिछड़ी जाति माने जाते हैं, दलितों में पासी। उनका ये मानना है कि इन लोगों ने इस बार बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए वोट किया है। मछली शहर भी गिना रहे हैं, चंदौली हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, कौशाम्बी, हाँ, लखीमपुर खीरी। मैं इसका अच्छा। जिक्र इसीलिए करना चाहूंगा, हाँ, अजय मिश्र टेनी जो वहां से केंद्रीय मंत्री है, और तमाम विवादों के बावजूद भी उनको मंत्री बनाए रखा गया। वो आप जानते हैं जी। किसानों वाला जो कांड हुआ था, गाड़ी वाली जो थी, हम्म। उसके बावजूद भी उनका ये कहना है कि यहाँ 60 से 70 हजार वोट से उनके उम्मीदवार जीतेंगे। उनका कहना ये इसीलिए हुआ कि उनके खिलाफ, यानी अजय मिश्र टेनी के खिलाफ, कुर्मी, यादव और दूसरी पिछड़ी जातियां गोलबंद हुई, और उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया। संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर उनका कहना है कि दलितों ने भी वहां हमें उनका वोट किया। अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि इस बार ना, आकाश आनंद की कहानी तो आप जानते हैं कि किस जी तरीके से बिल्कुल। बीच चुनाव में उनको चुनाव प्रचार से हटाया गया, सौरभ जी। और एक मैसेज गया कि आकाश आनंद की भाषणों का, उनकी बातों का प्रोजेक्शन ऐसा था कि वो बीजेपी पर ज्यादा हमलावर थे। और ये मैसेज गया कि जब उनके बारे में बहन जी यानी मायावती जी ने कहा कि इमैच्योर है, उनको चुनाव प्रचार से हटा लिया गया, उनको उत्तराधिकारी से भी हटा दिया गया, कि तो उसमें ये मैसेज बनाने में सफल रहे। मतलब अखिलेश यादव का दावा ये है कि जो लोग आरक्षण बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, ऐसे मायावती के समर्थक जाटव बिरादरी के लोग अब बीएसपी के साथ रहेंगे तो कुछ मामला बनेगा नहीं, उनको समाजवादी पार्टी के साथ आना होगा। हालांकि 8वां अजूबा से कम नहीं है। गेस्ट हाउस कांड से लेकर के प्रमोशन में आरक्षण वाले मसले हों, या फिर कई जिलों के नाम जिस तरीके से अखिलेश यादव ने वापस बदल दिए, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, काशीराम नगर, इसके बावजूद अगर जाटव बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी के लिए वोट किए हैं, अगर ऐसा रिजल्ट में तब्दील होता है, कल जिस वक्त हम लोग भाई बात करें 24 घंटे बाद ये सब हो जाता है, तो अगर दलितों का वोट, जाटवों का वोट मिलता है, तो यूपी के राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है यही एक डिसाइडिंग फैक्टर हो भी सकता है जो एग्जिट पोल्स को गलत साबित कर सकता है, क्योंकि ये नाराजगी वाला, ये संविधान बदलाव की बात कम से कम जब हम यूपी में घूम रहे थे ये सुनाई पड़ रही थी, दलित बस्तियों में जब जा रहे थे तो ये चर्चा सुनने को मिल रही थी। अब वोटों में कितना तब्दील हुआ ये तो नतीजे बता पाएंगे। बिल्कुल। इस बात का फीडबैक बीजेपी को भी था, तभी तो आप देखिए संघ प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, सब लोग ये बात कह रहे थे। लेकिन क्या होता है सौरभ जी, आपके साथ भी हुआ होगा कि कई लोग, हमें मुझे ऐसे भी देखने को मिले कि वो केंद्र सरकार के कामकाज से नाराज हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, और जब बूथ पे जाते हैं और बाहर निकलते हैं, उनसे पूछिए कि भाई किसको वोट डाला, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भैया वोट डालना गुप्त मतदान होता, हम बताएंगे नहीं। कुरेद दीजिए तो कहते हैं कि भैया हमने फलाने कोई वोट डाल। तो मैंने कहा तो भाई अभी तो उनके खिलाफ बोल रहे थे, पर देखा भाई कहाँ डालते तो वही डाल दिए। तो कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है। यही बिल्कुल मुद्दे बातचीत में ऑन कैमरा लोग उठाते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, मगर ये हमारे और आपके लिए जज करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या इन्हीं मुद्दों पर वोट भी पड़ने वाला है, और इसका अंतिम परिणति या कहते हैं जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे सामने तभी आता है जब नतीजे आते हैं। तो 4 जून को नतीजे आएंगे तभी ये क्लियर हो भी पाएगा। जी, नोटबंदी के समय देखिए ना, लोग कैसे कोस कोस कर जा रहे थे और वोट उन्हीं को डालते हुए बाहर निकल रहे थे। इस चक्कर में विपक्ष को लगा कि हम बाजी जीत जाएंगे, हुआ बिल्कुल उल्टा। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने कांग्रेस की तरफ से भी 5 सीटों का ब्यौरा दिया जहां से जीत रहे हैं। उसमें सबसे चौंकाने वाला, एक तो अमेठी का जिक्र आया और एक इलाहाबाद का जिक्र आया। इलाहाबाद केस थोड़ा क्लासिक है, क्योंकि उज्जवल रमन सिंह समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनके पिता रेवती रमन सिंह आज भी
समाजवादी पार्टी में ही है। बड़े शुरुआत में नेता है, उनकी फाउंडर नाराजगी भी मेंबर थी। है समाजवादी बड़े पार्टी के। नेता, हाँ, ज्ञानेश्वर मिश्र और क्या बोलते हैं, मोहन सिंह, इन सब लोगों के साथ के उनका मुलायम सिंह का रिश्ता नाता था। कहा जा रहा है कि वहां से, मतलब इलाहाबाद से उज्जवल रमन सिंह जीत रहे हैं कांग्रेस वहां पर वो उम्मीदवार के तौर पर। तो अखिलेश यादव का मानना है कि कांग्रेस की 5 सीटों में से एक इलाहाबाद भी। सहारनपुर तो हम और आपस में चर्चा कर ही रहे हैं कि इमरान मसूद वहां बहुत अच्छा लड़े हैं। अब जीतेंगे जी। हारेंगे हम नहीं कह सकते कि क्या होगा। और अमेठी का भी जिक्र किया, उस अमेठी का जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह खुलकर समर्थन में आ गए थे बीजेपी के। एक जी। अमेठी की जो विधायक है महाराजी प्रजापति, गायत्री प्रजापति की पत्नी, जी। वो भी बीजेपी को भी सपोर्ट कर रही थी। और अखिलेश यादव का दावा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने वहां मिलकर चुनाव लड़ा और उनको लगता है कि वहां से किशोरी लाल शर्मा जो है, मतलब बहुत क्लोज कंटेस्ट है और उनका मानना यह है कि कांग्रेस को वहां एज है। ऐसा अखिलेश यादव का दावा है कि कांग्रेस की 5 सीटों में से एक अमेठी भी हो सकती है। तो सहारनपुर हो गई, इलाहाबाद हो गई, रायबरेली मुझे लगता होगी, अमेठी होगी, तो एक ही बच्ची है, वो भी बता ही दीजिए। बाराबंकी है, बाराबंकी है, जहां बाराबंकी। से कि पीएल पुनिया जो पहले सांसद थे, उनके बेटे तनुज पुनिया जी। लड़ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इस बार ऐसा कॉम्बिनेशन बना वहां पर एससी समाज का भी और दूसरी पिछड़ी जातियों का भी, कि वहां पर ऐसा लग रहा है कि पुनिया साहब का अपना अनुभव, पीएल पुनिया का, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने बड़े जल करके, मतलब आपसी कोऑर्डिनेशन से काम किया। तो अखिलेश यादव का कहना है कि वो सीट भी हम लोग जीत रहे हैं। मतलब अपना तो छोड़िए, कांग्रेस की भी गणना कर रहे हैं कि कौन कौन सी सीट जीती जा रही है। जी, इंटरेस्टिंग है ये पूरा जो ब्यौरा आपने दिया पंकज जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब क्योंकि कल काउंटिंग होनी है, नतीजे आने हैं, सुबह से ही 8 बजे से ईवीएम, पहले बैलेट बॉक्स, उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगी, तो वो तो अपडेट हम देंगे ही। मगर पार्टियों की क्या तैयारी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, खासतौर पर विपक्ष की क्या तैयारी है कल की काउंटिंग को लेकर? क्योंकि नरेश उत्तम पटेल का एक जो सोशल मीडिया पे ट्वीट पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता लाठी डंडे लेके एकदम तैयार रहें, मुस्तैद रहें, यानी कि एक जंग सा लग रहा है जैसे होने वाली है कल। तो इसको लेकर भी आपकी बातचीत हुई होगी समाजवादी पार्टी के नेताओं से, अखिलेश यादव से, क्या इसको लेकर कल की क्या तैयारी है? देखिए, अब जब बात कर रहे थे तो अखिलेश यादव ने घटना का जिक्र किया 2022 के विधानसभा चुनाव का। कितना सच है मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि विधानसभा का चुनाव हो रहा था और कन्नौज का ही जिक्र कर रहे थे। वो कल कन्नौज जाएंगे भी, ये भी उन्होंने जानकारी दी कि जी। कन्नौज में छिबड़ा मऊ विधानसभा सीट है और तिरवा है। वो उन्होंने आरोप लगाया कि उस वक्त हम लोग जीत रहे थे, बीजेपी के सांसद वहां काउंटिंग सेंटर में घुस गए, मतलब उनका इशारा बिना नाम लिए सुब्रत पाठक की तरफ होगा और उन लोगों जी। ने बीजेपी को जिता दिया। तो वो कह रहे हैं कि इस बार हम ये नहीं होने देंगे। तो पूरी तैयारी है समाजवादी पार्टी को। और ये आप जो कह रहे हैं ना नरेश उत्तम पटेल के बयान का, सनातन पांडे बलिया का भी बयान तो आया, जो उम्मीदवार है, कि आपकी बार तो, हाँ, वो तो इससे भी बड़ा बयान है, लाश उठाने तक या की तो बात मेरी कहने लाश लगे। बाहर आएगी, ऐसा करके उन्होंने कुछ बयान दिया। जी जी जी। तो वहां मतलब या तो मेरी लाश जाएगी या फिर सामने वाले की लाश आएगी। तो ये कहानी उठ रही है। पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी की, कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो हैं, जिन्होंने अपनी अगुवाई में चुनाव करवाए हैं, उनकी मदद ली जा रही है। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन, उनकी मदद ली जा रही है। सारे उम्मीदवारों से वीडियो कॉल पर बात की गई है, किस तरीके से तैयारी करनी है, उन सारी चीजों पर चर्चा की गई है। और कल काउंटिंग सेंटर पर पूरी तैयारी रहेगी कि कोई गड़बड़ी नहीं हो। जैसा चुनाव आयोग ने कह ही दिया कि पहले पोस्टल बैलेट और फिर उसके बाद ईवीएम गिने जाएंगे और वोट। तो इसकी पूरी तैयारी है। एक चीज और बताना चाह रहा था सौरभ जी, जी। कई बार चर्चा होती है और बहुत जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं और राजनीतिक पंडित ये बात करते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को इतना कैसे वोट आ जाएगा। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 में, जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ मिलकर लड़ी थी, उस वक्त 50% का वोट शेयर था बीजेपी का। जी। 50%। 19% था बीएसपी का, 18% था समाजवादी पार्टी का। अगर इन दोनों को जोड़ भी देना तो 37% होता है। हालांकि इस बार तो परिदृश्य अलग था। अगर अखिलेश यादव ने अपना जो पैमाना बनाया है वो पिछले विधानसभा चुनाव का, जब उनको 32% वोट मिले थे और 42% किसको, तो बीजेपी को मिले थे, वो इस आधार पर कह रहे हैं कि हमको 8 से 10% का स्विंग हो जाएगा। तो 32 से आप 40 या 42 हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी के बराबर हो जाएंगे। फिर बीएसपी का कितना वोट काटेंगे, उनका ये कहना है कि बीएसपी इस बार डबल डिजिट में आ जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में 12 आया था, लेकिन मुझे लग रहा है विधानसभा चुनाव से ना लोकसभा चुनाव की कंपेयर तुलना नहीं कर करना सकते। थोड़ा सा मुझे लगता है कंपेयर नहीं कर सकते। और मैं एक बात ये खुलकर कहूंगा अभी भी
कि चुनाव जो है ना, मोदी ब्रांड मोदी के आसपास रहा है। आप कहीं भी जाइए, नाराजगी है तो उनसे नाराजगी है, समर्थन है तो उनका समर्थन है। बाद बाकी फैक्टर बाद में आते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हम ग्राउंड पर है वो जानते हैं कि मोदी फैक्टर है। और बिल्कुल। पिछले लोकसभा चुनाव में 50% का वोट शेयर इनका था। इसके अलावा में राजभर पिछली बार साथ में नहीं थे। पूर्वांचल में देखिए, बलिया से लेकर सलेमपुर से लेकर गाजीपुर मऊ तक राजभर फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। उसके बाद निषाद जोड़ लीजिए, उसके बाद अपना दल जोड़ लीजिए, उसके बाद आरएलडी जोड़ लीजिए। तो ये कह देना 50% में अगर जोड़ दें हम तो 55% का वोट शेयर हो जाता है बीजेपी का लोकसभा चुनाव। अब कैसे अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम 10% गेन करेंगे और फिर हमको इतनी लोकसभा की सीटें आ जाएंगी, जिसमें 26, 5, 31 तो जीता हुआ मान रहे हैं और 9 भी जीत सकते, मतलब 80 में से आधा वो 40, 80 में से 40 ये जीत जाएंगे। हाँ, वो फंसी हुई सीटों में भदोही भी है, ममता बनर्जी के अच्छा। जो उम्मीदवार है। जी। जी हाँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, तैयारियां आपने बता दी। एक सवाल और लोगों के मन में अब आने लगा होगा, जब चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और नतीजों का सबको इंतज़ार है, और नतीजे जैसे आपने बताया कि अखिलेश यादव को मानना है कि 40 सीटें उनकी आ रही हैं, 31 तो आ ही रही हैं और 9 फंसी हुई हैं, जो नया टर्म आपने बताया। तो ऐसा कल को जब नतीजे आते हैं पॉजिटिव रहते हैं, तब तो मुझे लगता है गठबंधन जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगा। पर अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है और जो एग्जिट पोल्स में दावे किए गए हैं वो सही साबित होते हैं, तो ऐसे में इस गठबंधन का भविष्य क्या आप देख रहे हैं? 2017 की तरह होगा कि बुरी तरीके से हारे और उसके बाद गठबंधन टूट जाता है, या अभी इसमें गुंजाइश है, हार जीत से कुछ फर्क नहीं पड़ता है? मुझे लगता है नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करना चाहिए, लेकिन आज की जो बात का उनका लबोलुआब हमने पूछा भी, तो उन्होंने कहा देखिए कांग्रेस से गठबंधन करना जरूरी था। अब एक चीज तो बिना कहे उन्होंने बोल दिया, वो एक ये है कि मुस्लिम वोट बैंक को साथ रखना बहुत जरूरी था, उसके लिए दोनों का मिलना जरूरी था। दूसरा, नेशनल नैरेटिव, अगर आप कांग्रेस के साथ आते हैं तो एक नेशनल नैरेटिव बनता है, रीजनल फोर्स से अलग आपकी एक छवि बनती है, उसके लिए भी जरूरी था। और पिछले 2017 में देखिए चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आए, दोनों अलग अलग हो गए। 2019 में मायावती जी के साथ था, उसमें भी अलग हो गया। मुझे लगता है आज की उनकी बातचीत से और अंदाज से ये लगा कि ये रिश्ता अच्छा चलेगा। भले ही मान लीजिए अगर एग्जिट पोल की तरह ही ये होता है कि डबल डिजिट पहुंचते पहुंचते ही ये इंडिया गठबंधन हाफ जाए यूपी में, मतलब 80 में 10 सीटें भी जितना मुश्किल हो, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये दोनों दल फिलहाल साथ रहेंगे। आपस में बहुत सारे मनमुटाव और तनातनी के बावजूद भी इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बहुत बेहतर हुई बीते दिनों में। खास तौर से जब आज बैठे थे ना, 3-4 बार उन्होंने जिक्र किया। एक याद करिए सौरभ जी, एक वीडियो आया था ना जिसमें ये लोग मंच पे बोल नहीं पाए थे, भाषण नहीं दे जी। पाए थे, इतनी भीड़ हो गई थी, फूलपुर ऑडियो का, सिस्टम जी जी, खराब हो गया था, तो एक फूलपुर की इंटरव्यू रैली। कर लिए थे दोनों आपस में बातचीत का। जी हाँ। तो मैंने कहा भाई ये इंटरव्यू हुआ कैसे, आइडिया किसका था? तो अखिलेश जी ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये राहुल का आइडिया था, हम लोगों ने बात किया। मतलब वो बहुत वायरल हुआ। तो जिस तरीके से उनका बात बात में जिक्र करना, उनकी बातें बताना, ये मैंने आज तक अखिलेश यादव को ना तो 2017 में देखा था, कभी नहीं देखा, ना मायावती जी को लेकर इतनी बातें कहते हुए मैंने सुना था। तो बड़ा पॉजिटिव उनको लग रहा था। जिस तरीके से बिना कहे कई जगहों पर खुद ही प्रचार करने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए चले जाना। आखिरी में याद करिए ना, महाराजगंज में वीरेंद्र चौधरी के लिए चले, कह रहे थे कि पंकज चौधरी जो वहां से मोदी सरकार में मंत्री हैं, इतने जी। बार के वो चुनाव जीत रहे हैं 1981 से, बोले वीरेंद्र चौधरी ने वहां हालत खराब कर दी है। तो मतलब कांग्रेस के लिए भी बैटिंग करते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि अगर इसी माइंडसेट से चले दोनों ही नेता, ये और राहुल गांधी, तो ये दोस्ती जो है दो लड़कों वाली, जिनको बीजेपी के लोग दो शहजादे कहते हैं, वो जी। शायद लंबी चले। अगले विधानसभा चुनाव पर नजर होनी चाहिए 2027 वाली। बिल्कुल। तो मतलब अभी जो फिलहाल संभावना दिख रही है वो पॉजिटिव है, और 2027 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन तब तक खिंच सकता है। साथ में यूपी के जो 2 लड़के टर्म चलता है 2017 से ही सुनते आ रहे हैं, वो 27 के चुनाव तक जारी रह सकता है। जी। एक बात और कहना चाहता था, वो है बड़ी मार्के की बात, अब मैं जी। बता ही देता हूं, बहुत दिनों से ये बात थी। देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में ना कई सारे पार्टियों के साथ, छोटी छोटी पार्टियों के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था। और विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, लोकसभा में भी उनके 2 पार्टनर थे 2019 में, आरएलडी और मायावती। इस बार एक ज्योतिषी ने उन्हें सलाह दी कि आप गठबंधन एक ही पार्टी से करिए। और ये अच्छा। देखिए कि हाँ,
मतलब आज मुझे अचानक से आपसे बात कर रहे थे, एक आध बार और मुझे लगा कि आपसे बात कहनी चाहिए। जिस हिसाब से जी पल्लवी पटेल चली गई, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, और आज देखिए, तो उन ज्योतिषी से हमारी कहीं मुलाकात हुई, किसी नेता ने कराई, उन्होंने फिर ये बात बताई, मुझे लगा हो सकता है, लेकिन मैं कोरिलेट कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है शायद उनकी बात कही उन्होंने अखिलेश यादव को कही, और शायद अखिलेश यादव के जन मन में हो ऐसा, उन्होंने माना, कैसे नहीं माना, लेकिन रिजल्ट तो यही दिख रहा है कि अभी कांग्रेस के साथ ही उनका गठबंधन है। बिल्कुल, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात पंकज जी आपने जाते जाते बता दी। और मुझे लगता है आपकी इन्हीं बातों और इन्हीं इंसाइट्स के लिए ही ये शो, जब मैं यूपी में घूम रहा था इसकी खूब चर्चा थी और लोग लगातार ये शिकायत भी कर रहे थे कि ये शो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। वो मुझे लगता है आपके यही जो अंदर खाने की जो इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आप लेके आते हैं उसका कारण वही है। अरे किसी ने कह दिया, सुन लिया, याद रह गया, तो हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी कल मतदान है, धन्यवाद। और मतदान कह रहा हूँ, काउंटिंग है, दिमाग में समय मतदान ही चल रहा है। काउंटिंग डे है, बड़ा दिन है, देश का चुनाव है, नतीजे सामने आएंगे, वो भी हम पंकज जी के जरिए जो भी फैक्टर्स दिखेंगे, जो भी इंसाइट्स कल को पता चलते हैं, वो आप तक हम पहुंचाएंगे। पंकज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था कि हम लोग जो मतदान फिक्स हो गया, वो तो चुनाव आयोग ने भी मान लिया कि मतदान की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो गई इस बार। जी, तो कल पूरा जो भी पिछले 80 दिन से प्रक्रिया चल रही है वो खत्म होगी, जो नतीजे आएंगे, जो उनके पीछे की कहानी होगी, वो आप तक लगातार हम पहुंचा रहे थे, कल भी पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।